नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और इन प्रश्नों की दोस्तों ये सीरीज का पहला भाग है। और इस सीरीज में दोस्तों हम जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। और सभी विकल्पों पर दोस्तों हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, ताकि जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं जिनमें कंप्यूटर शामिल है, जैसे कनिष्ठ सहायक आपको पता है उसमें 7-8 नंबर की कंप्यूटर आने वाली है, तो उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या हो सकें, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। पहले प्रश्न पर चलते हैं। सिंपल सा प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, माइक्रोफोन या वीडियो, इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर की बात करते हैं, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो यानी दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर को दोस्तों कहा जाता है। ये मॉनिटर जो चीज़ है उसको वीडियो भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, आपको पता है। तो यानी ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोफोन। दोस्तों, माइक्रोफोन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम जो ध्वनि होती है, ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में परिवर्तित करते हैं, यानी वो इनपुट के रूप में स्वीकार करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, माइक्रोफोन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। आगे बात करते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यदि जिन शब्दों के पीछे टर होता है, जैसे मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, इस प्रकार के दोस्तों टर वाले जो होंगे वो क्या होंगे? वो आउटपुट डिवाइस होंगे। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, प्रोसेसर आदि को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन सी है? तो इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी और प्रोसेसर को नियंत्रित करने वाली दोस्तों जो इकाई होती है, पहले हम विकल्प की बात कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, वीडीयू या मेमोरी यूनिट। इन चार में से हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए है, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, जो कंट्रोल यूनिट है वो जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, उन सभी को कंट्रोल करने वाली इकाई होती है। जैसे मैं दोस्तों बात करता हूँ सीपीयू की, तो सीपीयू आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसके दोस्तों यदि हम भाग की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ भाग दिखाई देंगे। जैसे आपको पहला दिखाई देगा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा हमें दिखाई देगा एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा हमें दिखाई देगा दोस्तों मेमोरी। जो मेमोरी वाला भाग है ये सीपीयू के अंदर ही होता है। तो 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। अब देखिए, सीयू का कार्य क्या है? सीयू कंट्रोल यूनिट का कार्य दोस्तों इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और इन सभी को कंट्रोल करना है। एएलयू की बात करते हैं यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? ये जो गणितीय योग्यताएं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं या गणितीय कुछ काम करना होता है या विश्लेषण करना होता है, तो ये कार्य एएलयू करता है। और मेमोरी आपको पता ही है दोस्तों, मेमोरी स्टोरेज का कार्य करती है। तो ये 3 चीज़ें सीपीयू के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डेटा का प्रकार है। दोस्तों, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल डेटा की बाढ़ आ गई है। डेटा जब से जियो शुरू हुआ है, डेटा का युग एक प्रकार से शुरू हो गया है। आधुनिक तेल भी इसे कहा जाता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा का प्रकार कौन कौन सा है? देखिए, ऑप्शन देख सकते हैं हम, संख्यात्मक, अल्फा न्यूमेरिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा दोस्तों किस प्रकार का हो सकता है? हमारा ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। डेटा संख्यात्मक भी हो सकता है यानी न्यूमेरिक भी हो सकता है, और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। न्यूमेरिक की बात करें दोस्तों, न्यूमेरिक का मतलब है 0 से 1 तक, 0 से 9 तक लेकर के जो अंक हैं उनको न्यूमेरिक कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 जो भी हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है जिसमें दोस्तों अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कई बार आप लोग अपनी मेल बनाते हैं, तो मेल आप क्या बनाते हैं? abc065@gmail.com। तो इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं। तो इनको दोस्तों अल्फ़ा न्यूमेरिक कहा जाता है। तो डेटा 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो न्यूमेरिक होगा या अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए विकल्प देखते हैं, सीपीयू, पेरिफेरल्स, मेमोरी और स्टोरेज। तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सीपीयू। सीपीयू दोस्तों इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है। अब यहाँ पर एक हम बात कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर को हमें समझना हो तो कंप्यूटर दोस्तों क्या करता है? कंप्यूटर डेटा लेता है, और डेटा किस माध्यम से लेता है? इनपुट के रूप में लेगा, और इनपुट के लिए उसे इनपुट उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करेगा, और किससे स्वीकार करेगा? इनपुट उपकरणों से। और फिर उसके अंदर जो दोस्तों एक सीपीयू नामक इकाई है, सीपीयू, ये सीपीयू दोस्तों उस डेटा को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके उसको आउटपुट के रूप में, और आउटपुट उन उपकरणों के माध्यम से हमें क्या? इन्फॉर्मेशन के रूप में वापस दे देगा। तो इतना ही काम होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करेगा, और डेटा स्वीकार करने के लिए इनपुट उपकरण चाहिए, और फिर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में वो चीज़ें जाएंगी डेटा, और डेटा जब प्रोसेस होगा तो फिर बाद में वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा, और आउटपुट के लिए हमें आउटपुट उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो डेटा, सीपीयू और इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार का दोस्तों हमारा एक क्रम बन जाएगा। अब देखिए इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी की बात करते हैं, पेरिफेरल्स। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, पेरिफेरल्स क्या होते हैं? पेरिफेरल्स दोस्तों कंप्यूटर के कुछ ऐसे सहायक डिवाइस आप बोल सकते हैं, सहायक, जो उसके साथ में बाहर से जुड़ी जाती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया और माउस हो गया, तो वो पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इस पेरिफेरल्स आप समझ गए होंगे। मेमोरी आपको पता ही है, स्टोरेज दोस्तों आपको पता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सीपीयू का कार्य क्या है? अब सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको कहा जाता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई हिंदी में, का कार्य क्या है? देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है, ये भी करता है। उसके अंदर दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट है, अभी हमने बात की थी, वो इस कार्य को करता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी दोस्तों जो उसके अंदर होती है वो ये कार्य करती है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सही बात है। यानी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का विस्तारित रूप क्या होगा? दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियक, ये 1942-43 के आसपास दोस्तों बनाया गया था। अब इसका विस्तारित रूप क्या होगा? देखिए आप लोग विकल्प देख सकते हैं, ए ये है, बी, सी और डी। इनमें से सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो सही विकल्प दोस्तों क्या होगा? देखिए इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में सुमेलित है, सुमेलित है का मतलब है कि कौन सा सुमेलित विकल्प है? देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और यहाँ पर विशेषता दी गई है। तो देखिए पहली पीढ़ी निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इनमें कौन सा सुमेलित है? तो हमारा विकल्प देखिए कौन सा हो जाएगा? सारे के सारे सुमेलित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पहली पीढ़ी में दोस्तों कंप्यूटर की 1942 से शुरू हुई थी 1955 तक, तो वहाँ पर हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, निर्वात नली का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, उपयुक्त सभी, यानी ये सही हो जाएगा। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके ये बता सकते हैं कि चौथी और पाँचवीं पीढ़ी में किस चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, या किन चीज़ों का प्रयोग हम कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो ये आपका काम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है तथा प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, क्या कहलाते हैं? इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में, और जो प्रोसेसिंग है वो डिजिटल रूप में होती है, क्या कहलाते हैं? यानी यहाँ पर देखिए आप, एनालॉग और डिजिटल यानी दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो जिन कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों, उनको कहा जाता है हाइब्रिड, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट एनालॉग
के रूप में करते हैं, और जो प्रोसेसिंग करते हैं वो डिजिटल यानी 0-1 वाले जो हमारे आंकड़े हैं बाइनरी वाले रूप में उनमें करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर दोस्तों कहलाते हैं हाइब्रिड, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्रे क्या है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्रे, CRAY, ये क्रे क्या चीज़ है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, मिनी, माइक्रो, सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। दोस्तों जो एक क्रे है ये सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताइए, आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन। निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, बारकोड रीडर, वेबकैम, OCR और प्रोजेक्टर। और मैं आगे दोस्तों बता भी चुका हूँ आपको, जिन भी शब्दों के पीछे टर आएगा वो टर वाले क्या होंगे? आउटपुट होंगे। यानी आपको यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए, निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है का मतलब आपको पूछा गया है आउटपुट। और इनमें आउटपुट कौन सी हो जाएगी? प्रोजेक्टर हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके पीछे टर लगा हुआ है, ये टर से आपको याद रखना है आउटपुट। बाकी बारकोड रीडर की बात करते हैं। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। यदि आप कभी शॉपिंग करने जाते होंगे, विशाल मेगा मार्ट या कहीं भी आप लोग जाते होंगे, तो आपको बारकोड रीडर दिखते होंगे, वो रीड करने वाले होते हैं। वेबकैम आप लोग जानते हैं, वेबकैम एक छोटा सा कैमरा होता है जो कि इनपुट के रूप में चीज़ें स्वीकार करता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी दोस्तों इनपुट है। और प्रोजेक्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। आप लोगों ने प्रोजेक्टर देखे होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्न में इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। दोस्तों जो प्रिंटर है, प्रिंटर अपनी कार्यविधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं दोस्तों नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट का मतलब है दोस्तों जो प्रिंटर कागज़ में या रिबन में या करेक्टर को चोट करके छापते हैं, उनमें चोट होती है और ध्वनि भी निकलती है। तो जो चोट करने वाले हैं या जो ध्वनि आधारित होते हैं, जिनसे आवाज़ निकलती है, ऐसे को दोस्तों कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के दोस्तों जो मुख्य प्रकार हैं, एक तो है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा दोस्तों होता है डेजी व्हील। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। बाकी दूसरे दोस्तों जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आवाज़ नहीं करते, इसमें ध्वनि नहीं आती और ये चोट भी नहीं करते हैं। ये सिंपल ही छापते हैं। जो उनका जो प्रिंटर हेड होता है वो चोट करके नहीं छापता, बल्कि आराम से छापता है, न ध्वनि निकलती है। तो ऐसे को नॉन इम्पैक्ट कहा जाता है। और नॉन इम्पैक्ट के दोस्तों जो प्रकार हैं वो हैं इंकजेट, लेजर, थर्मल। यहाँ पर जो ऑप्शन 3 दिख रहे हैं आपको, इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये नॉन इम्पैक्ट हैं। अब आपको पूछा क्या गया है, देखिए, निम्न में इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इम्पैक्ट मैंने आपको बताया है 2 होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल दोस्तों हमारे शामिल होते हैं। और इनमें जो लेजर प्रिंटर है ये सबसे तेज़ प्रिंटर माना जाता है। ऑप्शन सी वाला जो हमारा है, देखिए, सबसे तेज़ प्रिंटर है ये गति के मामले में। आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में टॉगल की का प्रकार है। टॉगल की दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉगल भी ये की भी आ सकता है। टॉगल की दोस्तों उस की को कहा जाता है जिसको एक बार हम दबाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है, और यदि हम उसको दूसरी बार दबाते हैं तो वो बंद हो जाती है। तो ऐसी की दोस्तों कहलाती हैं टॉगल की। अब देखिए टॉगल की कौन सी हैं? कैप्स लॉक की, नम लॉक की, उपयुक्त दोनों या शिफ्ट की? तो आपने कैप्स लॉक देखा होगा। कैप्स लॉक दोस्तों जब हम दबाते हैं एक बार तो वो एक्टिव हो जाता है, और जो करैक्टर होते हैं वो अपर केस में लिखे जाते हैं, बड़े रूप में। और जब आप इसको बंद करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो छोटे केस में, लोअर केस में लिखने लग जाते हैं करैक्टर। और एक बार दबा के हम एक्टिव कर सकते हैं, दोबारा दबा के बंद कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक तो हमारा टॉगल की हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नम लॉक की बात करते हैं दोस्तों, आपने कंप्यूटर की राइट साइड में देखा होगा कुछ नंबर होते हैं, नंबर के साथ में प्लस, माइनस, गुणा, भाग 2 होता है। वहाँ पर ऊपर एक की होती है नम लॉक। यदि आप नम लॉक दबाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी और आपके नंबर दबने शुरू हो जाएंगे। यदि आप उसको बंद कर देंगे तो आपके नंबर उस साइड के नहीं दबेंगे। तो ये भी टॉगल की है। यानी हमारा सही क्या हो जाए? हाँ, शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट की दोस्तों एक प्रकार की संयोजन की है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन की है। ये किसी दूसरे के साथ में संयोजन करके जुड़ती है, तो संयोजन या कॉम्बिनेशन की है शिफ्ट की। और यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो कैप्स लॉक और नम लॉक, इनको आप कीबोर्ड में देख भी सकते हैं, ये टॉगल की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पर कैंसिल बटन के समतुल्य बटन कौन सा है? कैंसिल दोस्तों, कैंसिल का मतलब है किसी चीज़ से बाहर निकलना, उसके समतुल्य, उसके बराबर बटन कौन सा है? देखिए, इंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की या स्पेस की। ये सारे दोस्तों जितने भी की हैं ये आपके कीबोर्ड में होंगी, आप लोग चेक भी कर सकते हैं जिनके पास कीबोर्ड है। तो कैंसिल बटन के समतुल्य दोस्तों जो बटन होता है वो कहलाता है एस्केप की, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। इंटर की को दोस्तों रिटर्न की भी कहा जाता है, आपको पता है, और इंटर से हम नीचे आते हैं, यदि आपको किसी लाइन से नीचे आना है तो इंटर की दबाना पड़ेगा, और इसको ही रिटर्न की भी कहा जाता है। शिफ्ट की कॉम्बिनेशन की है, इसको किसी अन्य की के साथ में हम प्रयोग करते हैं तो ये फिर उसका यूज करता है। और स्पेस की आपको पता ही है, नीचे होता है दोस्तों, लंबा सा एक बटन होता है, इससे हम स्पेस देने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में मॉडिफायर कुंजी नहीं है। मॉडिफायर कुंजी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मॉडिफायर की आपको जाननी चाहिए कि कौन सी मॉडिफायर होती हैं। मॉडिफायर का मतलब है दोस्तों जो मॉडिफाई कर देती हैं। अब देखिए, शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट संयोजन की भी है और मॉडिफायर भी है दोस्तों। शिफ्ट का प्रयोग किसी अन्य की के साथ प्रयोग करके होता है, और कंट्रोल की बात करते हैं, इसका प्रयोग भी किसी अन्य की के साथ होता है। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल के साथ में ओ, इस प्रकार से हमको दबाना पड़ता है। ऑल्ट का प्रयोग भी दोस्तों किसी अन्य की के साथ में होता है, ये आपने देखा होगा। और दोस्तों जो ऑप्शन डी है स्क्रॉल लॉक की, ये मॉडिफायर की नहीं है, ये मॉडिफायर की नहीं है। बाकी दोस्तों जो ऊपर की तीन है हमारे, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, ये मॉडिफायर कुंजी हैं, और इनका प्रयोग दोस्तों किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, और इनके साथ में किसी अन्य की का प्रयोग हमें ज़रूर करना पड़ता है, तभी उनका कॉम्बिनेशन बनता है और वो जो हमारे रिजल्ट हैं वो दिखा पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ये मॉडिफायर नहीं है। बाकी शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इनको मॉडिफायर की कहा जाता है क्योंकि ये किसी अन्य की के साथ में दोस्तों प्रयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसे एक बार दबाने पर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन या उसका सेलेक्ट हो जाता है, यानी वो सेलेक्ट हो जाता है। अब कौन सी ऐसा इनमें से विकल्प है जिसे एक बार दबाने पर जो हमारे स्क्रीन के आगे दोस्तों जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, फाइल होती है या डॉक्यूमेंट जो भी होता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट कैसे होता है? देखिए, लेफ़्ट की क्लिक से होता है, राइट क्लिक से होता है, डबल लेफ़्ट क्लिक से होता है, या ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। तो किससे होगा? देखिए, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा लेफ़्ट क्लिक। यदि आप लेफ़्ट क्लिक को एक बार दबाएंगे तो वो दोस्तों नीला हो जाता है, आपने देखा होगा। तो नीला होकर दोस्तों वो क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। यदि आप उसको दो बार दबाएंगे, दो बार यदि आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे दोस्तों, वो फिर वो फाइल या जो डॉक्यूमेंट होगा वो खुल जाएगा, आपने देखा होगा। राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक से दोस्तों एक हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आता है जिसमें न्यू कई सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं, तो राइट क्लिक का वो प्रयोग है। और ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको खींचते हुए ले जाना और किसी दूसरे स्थान पर रख देना, उसको ड्रैगिंग या ड्रॉपिंग कहा जाता है। और ये माउस के द्वारा होता है, आपने देखा होगा, उससे भी हो सकता है, लेकिन माउस के द्वारा दोस्तों किसी चीज़ को हम पहले सेलेक्ट करते हैं और बाद में सेलेक्ट करके उसको किसी दूसरे स्थान पर रख देते हैं, तो उसे ड्रैगिंग या ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कर्सर को किसी निश्चित दूरी तक ले जाने तथा ब्राउज़र में एक लिंक से दूसरे लिंक में ले जाने के लिए प्रयोग होता है। एस्केप की का, टैब की का, स्पेस बार का या रिटर्न की का। बहुत सिंपल सा है दोस्तों। देखिए, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए या कभी हम ब्राउज़र में होते हैं तो ब्राउज़र में एक लिंक से दूसरे लिंक में जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? एस्केप, टैब, स्पेस बार या रिटर्न की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टैब। टैब आपने देखा होगा, टैबुलर की इसे कहा जाता है, टैबुलर। और टैबुलर का प्रयोग ही होता है दोस्तों किसी कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए। जैसे आपने MS वर्ड में भी देखा होगा, यदि आप टैब दबाएंगे तो वो कर्सर आपका जो होगा वो एक निश्चित दूरी तक आगे खिसकता रहेगा। एस्केप की का मतलब क्या है? एस्केप का मतलब दोस्तों ये कैंसिल की तरह होता है, अभी मैंने बात कर लिया है। स्पेस बार आपको पता ही है, ये एक एक स्पेस देने के लिए होता है। रिटर्न की दोस्तों इंटर की है, जिसे इंटर भी कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों हमारा होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टैब की। आगे बढ़ते हैं, बैंकों द्वारा प्रयुक्त खास चुंबकीय स्याही को पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है?
जो बैंक होते हैं दोस्तों, बैंकों के आपने चेक देखे होंगे, चेक के नीचे एक संख्या लिखी होती है। वो संख्या दोस्तों एक विशेष चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक के माध्यम से लिखी रहती है, और उसको पढ़ने के लिए दोस्तों इस्तेमाल की जाती है तकनीक MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर कभी इसको लिखा जाता है। तो MICR तकनीक का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो वो डिजिट होते हैं बैंकों में, कई बार क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा चुका है कि जो MICR है उसका प्रयोग कहाँ होता है, खेल में या कोर्ट में, बैंकों में। तो इसका राइट आंसर तब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंकों में। और जो चेक होते हैं, चेक MICR के माध्यम से ही लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और बार कोड रीडर आपने देखा ही होगा शॉपिंग मॉल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों द्वारा चिन्हों और मार्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बोल रहा है कि जब हम उच्च तीव्रता की जो प्रकाशीय किरणें हैं, ऑप्टिकल रेज हैं, उनके माध्यम से चिन्हों और मार्कों को पढ़ते हैं या पहचानते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, MICR का, OCR का, OMR का या बार कोड रीडर का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। और OMR से दोस्तों आप सभी लोग परिचित हैं। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग दोस्तों जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक OMR भरते हैं। OMR में दोस्तों आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आप एक को गोला कर देते हैं। एक को गोला करने का मतलब है आपने उसको ब्लैक कर दिया है। जब उसकी जांच होती है तो उसको मशीन में डालते हैं, और मशीन से दोस्तों ऊपर से ऑप्टिकल रेज भेजी जाती हैं, प्रकाशीय किरणें डाली जाती हैं, और वो प्रकाशीय किरणें दोस्तों पढ़ लेती हैं कि आपने कौन सा विकल्प भरा हुआ है और कौन सा छोड़ा हुआ है। यदि आपने सही विकल्प भरा हुआ है और मशीन ने पहचान लिया है कि सही विकल्प आप लोगों ने भरा है और ऑप्शन ए ही उसका सही है और आपने ए भरा है, तो वो उसको सही मान लेता है। यदि वहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर में ऑप्शन बी राइट आंसर भरा फिट है और आपने ए भरा हुआ है, यानी आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑप्टिकल रे के माध्यम से या रेस के माध्यम से आपके जो गोले भरे हुए हैं, उन चिन्हों को या उन गोलों को दोस्तों वो पहचानती है मशीन, उसे कहा जाता है OMR। और इसका बहुत प्रयोग किया जाता है परीक्षा में। आप OMR जानते ही हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आप जब 2 गोले भर देते हैं तो 2 गोले में वो मशीन पढ़ नहीं पाती है कि आपने क्या भरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अब 2 गोले भर दोगे एक ही में, तो वो मशीन ए भी पढ़ेगी, बी भी पढ़ेगी, जबकि उसका आंसर कोई ना कोई एक ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में मशीन उसको डिलीट कर देती है। तो आपको 2 गोले नहीं भरने हैं। आपको सीख लेनी है इस चीज़ से। यदि आप 2 गोले भर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों के कोड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाली, अब जो हमारे मशीन उसके लिए दोस्तों आती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर की सहायता से पढ़े जाने वाले दोस्तों जो हमारी अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें होती हैं, उन कोड को कहा जाता है, सिंपल सा इसका आंसर है बार कोड रीडर। दोस्तों ने कहा जाता है बार कोड, हाँ बार कोड कहा जाता है। और उनको पढ़ने वाली जो मशीन होती है दोस्तों, उनको कहा जाता है बार कोड रीडर। और बार कोड रीडर एक प्रकार की इनपुट मशीन है। बार कोड आपने देखा होगा, किसी भी दोस्तों जो चीज़ होती है, सामान होता है आपका, तो उसमें आप देखते होंगे इस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें बनी होती हैं, आपने देखा होगा, छोटी बड़ी लाइनें होती हैं, उनके ऊपर एक संख्या भी लिखी रहती है ऐसे करके 910। तो इस प्रकार की दोस्तों जो चौड़ाई वाली लाइनें होती हैं, लंबी चौड़ाई वाली, उनको कहा जाता है बार कोड, यानी ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, अभी मैं बात कर भी चुका हूँ, सर्वाधिक दोस्तों जो तेज गति का प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट, वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर दोस्तों लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये दोस्तों सर्वाधिक गति वाला या तेज प्रिंटर माना जाता है, और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और प्रिंटर अपनी क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर दोस्तों क्या आता है, लेजर, जेट, थर्मल। ये नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में 20 प्रश्न हैं और ये ख़त्म हो गए हैं। और इतना ही है आज की वीडियो में। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं जो आपको लगता है। बाकी इसी तरह से दोस्तों वीडियो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ती रहेगी। ये पहला भाग है और मैं चाह रहा हूँ कि लगभग 15-20 भाग इस प्रकार के वीडियो के लाए जाएं, ताकि आपको थोड़ा कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। तो चलिए देखते हैं आपके सुझाव क्या रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपको बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।